Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो या सुनते हो तो कई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लिखे जाते हैं जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है बट एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो जब तक आप इस शब्दों का मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आपको एक्चुअली में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो पुश है या जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में जब आप लिखोगे वो एक्चुअली में एनरिच होंगे, अच्छी तरह से स्कोर कर पाओगे एंड यू कैन एक्चुअली यूज देम इन मल्टीपल वेज। ठीक है, तो इसी वजह से 10 ऐसे कंसेप्ट्स शब्दों से लेंगे हम, बट उसको हम थोड़े इन डेप्थ तरीके से समझेंगे और समझेंगे इसका यूसेज कैसे किया जाता है, समझेंगे आज के दिन जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो तरक्की दिखने को हमें मिल रही है या जिसकी वजह से इतना बज़ आ रहा है, ये एग्जैक्ट वर्ड के पीछे वो पुश फैक्टर है क्या। एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर पाओ अपने आंसर्स पे। और ये इंपॉर्टेंट है PSIR के लिए, पेपर 2 सेक्शन बी, या आप अगर GSIR वाले पोर्शन की बात कर रहे हो वहां पे भी आप ये की कंसेप्ट यूज कर सकते हो टू गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, एज यूजुअल आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और मैंने PhD किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आते हैं सबसे पहले जो वर्ड बहुत यूज किया जाता है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी का ये बहुत फेवरेट वर्ड है। आपने ये वायरल रील तो देखा ही होगा जहाँ पे किसी जर्नलिस्ट ने जब उनसे पूछा था कि भाई रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो आप, यही पैसा जो आप दे रहे हो रशिया को वही फ्यूल कर रहा है यूक्रेन में वॉर, जहाँ पे इतने कोलैटरल डैमेज हो रही है, इतने इनोसेंट मारे जा रहे हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर कहते हुए कहा कि भाई ये इंडिया का इंटरेस्ट है, जितना गैस यूरोप खरीद रहा है उससे तो कम ही इंडिया खरीद रहा है, बट अगर सस्ते में मिल रहा है इट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो बहुत फेमस हुआ था कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ से ये जो दो वर्ड्स हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड को, तो तोड़ते हैं पहले वर्ड को। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मतलब होता है आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बेस्ड ऑन आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, राइट। सोचिए आप इसे पढ़ने बैठ रहे हो, राइट, आपके पास 4-5 घंटे हैं, आपके खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि इन 4-5 घंटों में आपको क्या कवर करना है और कैसे करना है। क्या उसको लिख के करना है, क्या उसको जोर जोर से पढ़ते पढ़ते वॉक करना है, कैसे करके आप उसको पढ़ोगे वो आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, राइट। एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो वही चीज़ को अगर हम कंट्री के बेसिस पे रखते हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इन सारी फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हर कंट्री का स्ट्रैटेजी रहता है बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स। अब ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ऑटोनॉमी वर्ड पे। ये जो ऑटोनॉमी वाला वर्ड है ये एक्चुअली हमारे इंडिपेंडेंस के समय से, जब हम नॉन अलाइनमेंट वर्ड यूज कर रहे थे उस समय से ये ऑटोनॉमी वर्ड हम बार बार यूज करते थे। ऑटोनॉमी का मतलब है हम जो अपने डिसीजंस लेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो हम खुद लेंगे, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन टू टेक दोज डिसीजंस, राइट। अब इन दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है जो डिसीजंस हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लेते हैं वो हमारे खुद के डिसीजंस होंगे, ना कि कोई हमें बोलेगा या हमें इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। इट इज आवर ओन डिसीजन एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स। ठीक है, ये जो शब्द है ये बेसिकली हम कई जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं, बट रिसेंटली जो फेमस हुआ है एग्जाम्पल, इट इज बेसिकली इंडिया स्टैंड टू
कीप बाइंग क्रूड ऑयल, सस्ते में क्रूड ऑयल हमने खरीदा था रशिया से, और उसके वजह से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। बहुत लोगों ने हमें एक लॉन्ड्रोमैट कंट्री भी बोला गया। ये लॉन्ड्रोमैट कंट्री क्या होता है? लेट्स गेट दिस वर्ड ऑल्सो, लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। यूरोप ने ही हमें ये टैग दिया था। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज मतलब जो सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद के उसके बाद रिफाइन करके दे आर सेलिंग इट टू अदर कंट्रीज एंड उस पूरे ट्रांजिशन में पैसा बना रहे हैं, तो उसको लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कहा जाता है। तो इंडिया को भी टैग किया गया था कि भाई ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज है, दे आर फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन, और कई सारी चीजें कही गई थी। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया उन कुछ चुनिंदे कंट्रीज में से है, एक्चुअली में आप काउंट कर सकते हो कितने कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन से भी बात कर रहा है और रशिया में भी बात कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन भी विजिट किए, हमारे प्रधानमंत्री रशिया में भी विजिट किए। ये करना आज के दिन में बस कुछ कंट्रीज ही कर पाएंगे, और ये हमने किया है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बेसिस पे, जहां पे हमारा इंटरेस्ट है, जैसा हमें सही लगता है हमने वैसा ही डिसीजंस लिया है। हमने कोई साइड नहीं लिया है, हमने कोई भी बायसनेस या पार्शियलिटी नहीं दिखाया है। वी हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। एक एग्जाम्पल यूक्रेन का हो गया। दूसरा अगर आप देखते हो क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, उसमें भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल कि हमेशा इंडिया यही कहता है कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बारे में आप सोचो। ग्लोबल साउथ कंट्रीज को ज्यादा आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो कि भाई जल्दी से जल्दी नेट जीरो हो जाओ। उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बारे में सोचो, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचो, और देन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आप लो। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द अदर कंट्रीज आर सेइंग। इसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, राइट? तो आप इसको बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो अगेन इन रिगार्ड्स टू इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी ऑल्सो। इतना प्रेशर है हम पे कि हम चाइना से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, बट वी हैव बीन वेरी क्लियर कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करेगा तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, एंड वी हैव बीन स्टेडफास्ट ऑन दिस। प्रेशर हम पे बहुत है फ्रॉम यूएस एंड अदर कंट्रीज कि भाई रिलेशंस करो, बातचीत करना शुरू करो ताकि ये प्रॉब्लम भी सो कॉल्ड मिडल करके सॉल्व किया जाए। बट इंडिया हैज बीन स्टेडफास्ट कि भाई हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम नहीं करने वाले हैं। आप जितना भी इन्फ्लुएंस कर लो, हमें नहीं करना है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका ना ऑपोजिट भी समझते हैं, उल्टा भी समझते हैं। आप सोचो श्रीलंका की बात। श्रीलंका आज के दिन पे डेट ट्रैप में फंस चुका है चाइना में। क्या वो आज के दिन पे चाइना को मना कर सकता है कि नहीं भाई आप हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक मत करो, राइट? हम्बनटोटा पोर्ट के वजह से ही तो डेट ट्रैप में फंसा है श्रीलंका। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प किया था कोविड के बस कुछ ही महीने बाद, उस समय पे श्रीलंका वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड एक चाइनीज स्पाई शिप डॉक करने वाली थी हम्बनटोटा पोर्ट पे। तो सब इंडियन मीडिया वालों ने हल्ला उठाया था कि भाई श्रीलंका को अगर इट वांट्स टू बी ग्रेटफुल एक्चुअली में, तो उस शिप को डॉक करने से मना कर देना चाहिए। बट वो शिप डॉक कर चुका था और उस वजह से श्रीलंका को काफ़ी हमारे इंडियन मीडिया ने क्रिटिसाइज भी किया था। प्रॉब्लम यही है कि श्रीलंका के पास वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है कि वो चाइना को मना कर पाए कि भाई आप हम्बनटोटा पे नहीं डॉक करोगे। यही प्रॉब्लम होता है जब कोई भी कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाता है, राइट? चाहे वो मालदीव्स हो आज के दिन में या बांग्लादेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, डेट ट्रैप का ट्रेंड है, ये एक्चुअली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिड्यूस करता है किसी भी कंट्री का, ठीक है? So that is the word strategic autonomy. यहीं से एक वर्ड आता है मल्टी अलाइनमेंट। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि आपने कई जगह पे देखा होगा कि इंडिया believes in multi alignment, supports multi alignment, and India's strategic autonomy decision is to be part of multi alignment. ये मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है मल्टीपल पार्टीज के साथ आप कोऑपरेशन कर रहे हो, राइट? मल्टीपल पार्टीज के साथ, मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप कोऑपरेशन कर रहे हो। अब इसी चीज को हम एक और तरीके से देखेंगे। कोऑपरेशन जो है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक नींव है, एक फाउंडेशन स्टोन है। हमारे थियोरी में, इंटरनेशनल रिलेशंस के थियोरी में ये माना जाता है कि अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो देयर विल बी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट रहने वाला है। तो कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, और कोऑपरेशन के लिए आपको मल्टीपल कंट्रीज के साथ
आपको बार बार यू हैव टू कीप कोऑपरेटिंग। यही चीज को अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट, ये दो शब्द को लेके आते हैं साथ में। ठीक है, कोऑपरेशन तो जरूरी है, क्या वो कोऑपरेशन हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के खिलाफ होना चाहिए? नहीं। इसीलिए आजकल आप एक वर्ड देखोगे, इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट। इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है कि जहां पे हमारा इंटरेस्ट लाई करता है, जहां पे हमें लगता है कि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के सपोर्ट में है, हम उन पर्टिकुलर चीजों पे सपोर्ट करेंगे, हम उन पर्टिकुलर आइडियाज पे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया हैज स्टेप्ड आउट ऑफ आरसेप, इसी वजह से इंडिया ने आयोरा फॉर्म किया है, इसी वजह से इंडिया सार्क के वजह से बिम्स्टेक देख रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई हम कुछ मल्टी अलाइनमेंट को छोड़ के कुछ और मल्टी अलाइनमेंट पे फॉर्म करते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसी में है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि भाई क्या इंडिया ब्लैंकेट मल्टीलैटरलिज्म या मल्टी अलाइनमेंट को सपोर्ट करता है, मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रही हूं मैं यहां पे, तो ब्लैंकेट नहीं सपोर्ट करता है। ब्लैंकेट मतलब सारे को सपोर्ट करता है क्या इंडिया? नहीं, इंडिया डज नॉट सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया सपोर्ट्स ओनली द इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट, क्योंकि अगर हम सो कॉल्ड सबके साथ अलाइनमेंट करेंगे तो हो सकता है हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसी वजह से वी वुड प्रेफर टू बी विद बिम्स्टेक rather than with SAARC. We will prefer to be outside RCEP and be part of maybe IORA and other kinds of forum that talks about the Indian Ocean area. We can, we don't want to be part of NATO. हमें NATO का हिस्सा ही नहीं बनना है। ठीक है, so this is where you have to focus on this word interest based alignment. जहां पे हमारा इंटरेस्ट है हम वहीं पे अलाइन करते हैं। ठीक है, now let's come down to the next word which is multipolar world order. ये बार बार कहा जाता है कि भाई हम आज we are moving towards a multipolar world order. India wants a multipolar world order. ये वर्ड का मीनिंग क्या है? मल्टी अगेन मीन्स मेनी, पोलर मतलब सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, बेसिकली एक ऐसा कंट्री जो कि पावरफुल हो इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन डिफेंस एज वेल एज इन पॉलिटिकल टर्म्स, एक स्टेबल कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम मल्टीपोलर बोलते हैं, जहां पे कई सारे ऐसे कंट्रीज हो जो कि सेंटर्स ऑफ पावर हो। इसका जो दूसरा वर्जन होते हैं वो अगर आप देखते हो कि भाई एक होता है आपका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर मतलब जब एक सिंगल कंट्री पावरफुल हो। ठीक है, एक सिंगल कंट्री विच इज बेसिकली आज के दिन हम जब बात करते हैं यूएस, जिसे हम हेजीमॉन कहते हैं। ठीक है, एक सुपर पावर जिसे कहते हैं, वो एक सिंगल पावर है, उसको टक्कर देने वाला अभी तक आया नहीं है, कोशिश की जा रही है बट अभी तक हुआ नहीं है। राइट, तो वो यूनिपोलर है, सिंगल पावर। दूसरा आता है बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब जब दो पावर्स हों, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, दो सुपर पावर्स हों जो कि आपस में लड़ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर माना जाता है कि बहुत ही अनस्टेबल रहता है, क्योंकि ये दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहेगा। राइट, हमेशा कोशिश रहेगी कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल रहे। तो बाइपोलैरिटी के समय पे हमेशा ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई आप एक कोल्ड वॉर को ऑब्जर्व करते हो। जो पिछला कोल्ड वॉर था वो यूएस वर्सेस यूएसएसआर क्या था। आज के दिन जो हम बोलते हैं ना कि कोल्ड वॉर आने वाला है, कोल्ड वॉर आने वाला है, वो बेसिकली यूएस वर्सेस चाइना ही होने वाला है। राइट, सो वी कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट दिस मल्टीपोलर बाइपोलर के समय पे कोल्ड वॉर का मेंटालिटी रहता है। अब ये दो के अलावा आपका आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ना, इसमें आपके मल्टीपल कंट्री सेंटर ऑफ पावर बन रहे हैं, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री सेंटर्स ऑफ पावर बनेंगे। अब इन सब कंट्रीज का दो चीजें होने वाली हैं। एक होगा कि एक किसी का भी नहीं चलने वाला है, दे विल ऑलवेज बी ग्रुप्स। राइट, देयर विल ऑलवेज बी ग्रुप्स, देयर विल ऑलवेज बी इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट, ये होने वाला है।
दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ना स्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपस में हमेशा कंपटीशन लगा रहेगा। देयर ऑलवेज बी अ कंपटीशन अमंगस्ट ईच अदर, जो कि आर्म्स रेस में ट्रांसलेट करेगा एंड आर्म्स रेस से इनसिक्योरिटी बढ़ेगा। जैसे इंडिया चाइना हो गया, चाइना यूएस हो गया, यूएस रशिया रहेगा। ये जो रहने वाला है ये हमेशा, अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, कंपटीशन की वजह से इनसिक्योरिटी रहेगा ही। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। बट साथ में अगर देखोगे आप, मल्टीपल कंट्रीज जब सेंटर ऑफ पावर बनेंगी, देयर विल बी मोर एंड मोर स्पेस फॉर दीज कंट्रीज टू एक्चुअली सेट द एजेंडा ऑल्सो, कि भाई इस पे भी बात किया जाए, इसको भी बात किया जाए। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम आज के दिन जहां पे जा रहे हैं, वी आर मूविंग उस तरफ, अगर हम बात करते हैं तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप यहां पे पूछोगे कि अगर इतना अनस्टेबल है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, तो इंडिया क्यों बार बार कह रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में? क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ही इंडिया एक पावरफुल सेंटर माना जा सकता है। अगर हम दोनों और सेंटर पॉइंट्स देखें, यूनिपोलर में तो सिर्फ एक ही रहने वाला है, वो अभी तो नहीं होने वाला है इंडिया। देयर आर सो मेनी अदर कैंडिडेट्स, राइट? एंड यूएस इज अ सुपर पावर। टू टेक डाउन यूएस यू नीड समबडी एल्स ऑल्सो। तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे अगर देखा जाए, it is a situation that we are currently in, but it is the most stable situation। क्योंकि अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में देखेंगे, there will be competition but nobody can take down the hegemon like that। ठीक है? सो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इट्स नॉट समथिंग दैट वी ऑल वांट टू बी इन, क्योंकि वहां पे हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा, सिर्फ सुपर पावर की बात सुनेगा। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ दो सुपर पावर है और बहुत अनस्टेबल है। दोनों के बीच में पूरा का पूरा विश्व बट जाएगा, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ये दो हिस्सों में नहीं बटेगा, ये और हिस्सों में बटेगा। ठीक है? ये ऑलरेडी आपको दिखने लगा होगा कि एक यूएस का कैंप है, एक रशिया चाइना का कैंप है, और एक इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट दिस ग्लोबल साउथ कैंप। ठीक है? तो ये कैंप्स या कंट्रीज के ग्रुप्स बनने ही वाले हैं, इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट होने वाला है, बट तभी भी ये अनस्टेबल ही रहने वाला है क्योंकि ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है? तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एंड इंडिया will see itself as a center of power in a multipolar world order। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर मैं बार बार यूज कर रही हूं, इसका मतलब क्या है? What is this वर्ल्ड ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि भाई किस तरीके से हम विश्व में ऑर्डर लेके आएंगे, वर्ल्ड में ऑर्डर लेके आएंगे। ऑर्डर कैसे लाएंगे? हम रूल्स के बेसिस पे लाएंगे। ठीक है? रूल्स के बेसिस पे लाएंगे। इसीलिए हम कई बार कहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर, राइट? इंडिया वांट्स द कंट्रीज टू फॉलो रूल बेस्ड ऑर्डर, राइट? रूल्स अब बनाएगा कौन? जो पावरफुल रहेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर बनाएगा, बाइपोलर में दो जो कंट्रीज है वो बनाएंगे, मल्टीपोलर में जो एक्चुअली सेंटर्स ऑफ पावर है वो बनाएंगे रूल्स। ठीक है? ये रूल्स होते क्या हैं? रूल्स होते हैं जो सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि UNCLOS, राइट? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। UNCLOS एक ऐसा रूल है जो कहता है कि भाई आप किसी भी हाई सीज एरिया को या किसी के टेरिटोरियल वाटर को खुद का नहीं कह सकते हो, राइट? अब यही चीज चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में, और जब ये चाइना कर रहा है, सभी कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई आप रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस रूल बेस्ड ऑर्डर मीन्स। एंड रूल्स बनाएगा कौन? जो सुपर पावर बनेगा, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी द सुपर पावर ताकि वो ये रूल्स बना पाए। ठीक है? सो आप कोई भी मेजर ट्रीटीज देखोगे ना, हाई सीज ट्रीटी या UNCLOS देखो, कोई भी रिफ्यूजी प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे रूल्स हैं। ये रूल्स बेसिकली कंट्रीज को बोला जाता है कि आप साइन करो एंड एक्सेप्ट करो इस चीजों को, क्योंकि तभी आप इन पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करोगे तो वर्ल्ड में ऑर्डर बना रहेगा, वरना केओस बन जाएगा, राइट? तो इसी चीज को लेके पूरी लड़ाई है कि कौन ये रूल्स बनाएगा और कौन किसके पास इतना ताकत है कि वो ताकत के बेसिस पे सबको फॉलो करने के लिए मजबूर भी कर पाएगा। ठीक है? इसी चीज को आप सोचे गेम के तरह। आपके क्लास में अगर आप यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और आप ऊनो खेलने वाले हो, और ऊनो के रूल्स तो बाप रे बाप। अब आपने खुद एक रूल्स बना लिया और बोला कि इसी रूल्स के बेसिस में हम खेलेंगे। सबको तो मनवाना पड़ेगा ना कि भाई इसी रूल्स के बेसिस पे आप खेलोगे।
तो वही चीज अब मनवाओगे, फॉलो करोगे, एंड तभी जाके सभी लोग प्रॉपरली एक तरीके से खेल पाएंगे। रूल्स किसके हुए? आपके। आपके पास इतना ताकत है कि भाई आपने सबको मना के वो गेम कंप्लीट किया, उसी से ऑर्डर बनेगा, उसी से सभी लोग खेल भी पाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट रूल बेस्ड ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स। नाउ इसी चीज पे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां पे मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर ये रूल्स बना पाए, ठीक है? सो दैट इज व्हाट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स, जहां पे कई कंट्री साथ में आके रूल्स बना पाए। अब यही चीज हो रहा है, इससे आते हैं और एक कंसेप्ट पे, ठीक है? लेट मी कम डाउन टू वन मोर कंसेप्ट हियर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत आ रही है यूएन में, क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूएन का, उसमें आते हैं P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज। ये जो P5 कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये जो 5 कंट्रीज हैं, यही 5 कंट्रीज आज के दिन में बेसिकली रूल्स बना रहे हैं थ्रू द यूएनएससी, ठीक है? एंड इसमें भी आज के दिन में, बिकॉज यूएस रशिया दो तरफ होने लगा है, एंड इसके वजह से कोई भी सैंक्शंस ढंग से नहीं आ रहा है, कोई वीटो नहीं काम कर रहा है, एंड यूएनएससी हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। यहीं पे इंडिया कहता है कि भाई यूएनएससी का रिफॉर्म लेके आओ, और जो आज के दिन पे इतने सारे सेंटर्स ऑफ पावर है उनको हिस्सा बनाओ इसका, ताकि एक प्रॉपर रूल्स बना पाओगे आप, वरना ऐसे ही इट विल लाई डॉर्मेंट, कुछ नहीं कर पाओगे। आज के दिन में यूएन इज कंप्लीटली डेड, नोबडी हैज फेथ। एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोक पा रहा है यूएन, चाहे वो इजराइल गाजा हो या वो रशिया यूक्रेन हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का कुछ नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज यूएनएससी डजंट हैव दैट the flexibility to make that decision anymore. So that is why we are constantly talking about reforming the UNSC. India is constantly saying कि भाई अगर reform नहीं करोगे UN का आज के दिन में कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है? So this is what India is pushing कि भाई इंडिया को भी permanent seat देके UNSC में, ताकि इंडिया भी वो rules बना पाए, decision ले पाए, ठीक है? That is about multipolar world order. आते हैं next word पे, balance of power. अब ये भी आपने कई बार देखा होगा कि भाई कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज के साथ बैलेंसिंग करना पड़ता है, पावर का बैलेंसिंग करना पड़ता है। अब देखा जाए तो बैलेंसिंग ऑफ पावर सिर्फ 2 तरीके से होता है, या आप खुद स्ट्रांग हो जाओ, राइट? या आप खुद स्ट्रांग हो जाओ, या आप कोई दूसरे स्ट्रांग कंट्री के साथ अलायंस क्रिएट कर लो। खुद कैसे स्ट्रांग होगे? आर्म्स खरीद के, right? You buy more and more arms, you become one of the strong defense countries, या आप खुद आर्म्स के मैन्युफैक्चर बन जाओ, right? You are talking about a strong country then. दूसरे तरफ आप ऐसे कंट्रीज के साथ अलायंस कर लो जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग है, जैसे कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का they don't have that टेंडेंसी भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है, साथ में दे नेवर हैड दैट टिल्ट ऑल्सो। तो इसी वजह से दे ऑलवेज वेंट विथ अमेरिका कि भाई यूएस हमें प्रोटेक्ट करेगा, जब भी नॉर्थ कोरिया कुछ करेगा यूएस हमें प्रोटेक्ट करेगा, यूएस हमें बचाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, साउथ कोरिया में कोई क्राइसिस आएगा, उनको हमेशा वो देखेंगे कि अमेरिका क्या करने वाला है, एंड दैट इज वेयर द अलायंस इज वर्किंग, दैट इज वेयर द एंटायर ट्रस्ट इज गोइंग टू वर्क। अगर अमेरिका बैकफायर कर गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी ऑलरेडी किम जोंग उन को कह रहा है कि ही इज अ सेंसिबल गाय, उस समय पे साउथ कोरिया के पास ऑप्शंस नहीं है, बट तभी भी दिस इज व्हाट द बैलेंसिंग ऑफ पावर मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हैज एक्चुअली अलाइंड विद चाइना एंड रशिया, साउथ कोरिया हैज अलाइंड विद अमेरिका, ठीक है? तो ये अलायंसेस पे होता है जब आप साथ में आते हो, एंड यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन अलायंस। अगेन कभी कभी इशू बेस्ड होता है, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर इशू इंटरेस्ट होता है, इशू होता है कोई क्राइसिस को लेके, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग एन अलायंस with like-minded countries. ये भी important है, like-minded countries, because you cannot create an alliance with somebody जिनका thought process या जो interest है वो align नहीं करते हैं,
ठीक है। सो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ आप अलायंस करते हो। दूसरी तरफ है आर्म्स रेस, जहां पे आप खुद यू बेसिकली हैव बाय मोर एंड मोर वेपन्स, या आप खुद ही आर्म्स मैन्युफैक्चर बन जाते हो ताकि आपका यू आर at the cutting edge of technology, at the cutting edge of any kind of arms development. So this is something that India is trying to move into, ताकि India is also there at this arms market. ये तो हो गया काफी क्लासिकल थिंकिंग व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पावर। आज के दिन में देयर इज बैलेंस ऑफ पावर नॉट ओनली विथ डिफेंस बट ऑल्सो विथ इकोनॉमी, विथ टेक्नोलॉजी एंड अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो देयर इज अलायंसेस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल, यू वांट टू बी एट द फ्रंटियर्स, जैसे कि एआई समिट हुआ था फ्रांस में जहां पे हमारे प्रधानमंत्री गए थे, एंड द एंटायर आइडिया वाज दैट कि भाई रेगुलेशंस क्रिएट किए जाए, और यूएस और यूके ने कहा कोई रेगुलेशंस नहीं, हमें तो कंपटीशन चाहिए। एंड इंडिया का ये कहना है कि भाई व्हाट विल हैपन टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, उनके पास तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी आएगा ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे अगेन इंडिया इज ट्राइंग टू कम टुगेदर विद अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ताकि इनके साथ वो बैलेंस कर पाए, यूएस के साथ वो बैलेंस कर पाए, यानी ये बैलेंसिंग इंडिया कर रहा है विथ फ्रांस। दूसरी तरफ इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी UPI and other kind of, जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, and India is trying to give that kind of a support to other global south countries. So there is a lot of things happening, balancing हो रहा है, कभी internally होता है, कभी आप alliance building के थ्रू होगा, but various sectors में होता है, ठीक है। It's just not security, it's not just defense, but also technology, economic and other sectors as well, जहाँ पे balance of power होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सॉफ्ट पावर। अगेन जब भी हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो हम जोसेफ एस नाई की बात करते हैं, राइट। और क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया था उनके एक आर्टिकल में कि भाई सॉफ्ट पावर के थ्रू आप थ्रेट से नहीं, प्यार से किसी कंट्री को कोर्स करते हो अपने डिसीजन पे। मतलब क्या है, किसी को डंडा देके कहना कि भाई जल्दी करो इसको, या किसी को बोलना यार भाई कर दे यार, जल्दी कर दे यार, मेरे लिए कर दे, और एक टॉफी आपने दे दिया, मेलोडी, राइट। तो ये अगर आपने प्यार से कर दिया तो बंदा बोलेगा यार ऐसे प्यार से बोला मैं कर देता हूँ, राइट। तो बेसिकली आप अपना सॉफ्ट पावर, आप अपना चार्म यूज कर रहे हो उसी काम को जल्दी करने में, उस बंदे के डिसीजन को आप बदल रहे हो। तो वही चीज कंट्रीज भी करती हैं, ठीक है। एक होता है हार्ड पावर, बेसिकली थ्रेट, जहां पे सैंक्शंस हो गई, आपके डेट ट्रैप हो गया, या आपका मिलिट्री आ गया। दूसरी तरफ आता है आपका सॉफ्ट पावर, जहां पे आप प्यार से करवाते हो, कल्चर के थ्रू पे, आप योगा के थ्रू में, आप जन औषधि केंद्र के थ्रू में, आप एडुकेशन के थ्रू में, ठीक है। सो इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया इज एट द फोरफ्रंट एट सॉफ्ट पावर। पूरा का पूरा जो अफ्रीका फर्स्ट पॉलिसी है या अफ्रीका पॉलिसी है, अब 2018 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने युगांडा के पार्लियामेंट में स्पीच दिया था, अब जाके एक बार उसको सुनना, या उसके पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हैं हमारे, उस पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया ने पूरी तरीके से सॉफ्ट पावर के बेसिस पे वो अफ्रीका पॉलिसी बनाया है। क्लियरली हमने कहा है कि जो चीज अफ्रीका को जरूरत है वो इंडिया देगा, अफ्रीका के कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, अफ्रीका के यूथ को सपोर्ट करेगा, ये हमारे अफ्रीका का पॉलिसी रहने वाला है। सो अगेन सॉफ्ट पावर। सिमिलरली कोई भी अगर आप देखोगे, साइक्लोन हो, टाइफून हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, इंडिया इमीडिएटली मेडिसिन और फूड एड भेज देता है। क्यों? अगेन सॉफ्ट पावर, राइट। सो बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन, वांट्स टू बी अगेन विश्व मित्र, उस पर भी आएंगे अभी। एंड इंडिया इज डूइंग दिस ऑन सॉफ्ट पावर rather than on हार्ड पावर। डायस्पोरा हमारा एक मेजर सॉफ्ट पावर है, जहां पे जो इंडियन people who are living in these countries, they are considered to be the informal ambassadors of India. वहां पे जो साड़ी पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, everything they are showcasing India's culture there, and that is something that the current India's foreign policy focuses upon as well. इसी वजह से 2024 में India was one of the largest recipients of remittances across the world. सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमारे पास आए हैं, एंड द डायस्पोरा इज ऑल्सो बीइंग ट्रेजर्ड बाय द करंट गवर्नमेंट, एंड द करंट गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द डायस्पोरा एज अ सॉफ्ट पावर एलिमेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बाइलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म। अब ये बाइलैटरलिज्म होता क्या है? बाइलैटरलिज्म इज जहां पे आप एक
मतलब आपस में दो कंट्री आपस में रिलेशंस रखती है, राइट? सो यू हैव बेसिकली लेट्स से इंडिया चाइना, दैट्स बाइलैटरल, इंडिया यूक्रेन बाइलैटरल, इंडिया पोलैंड बाइलैटरल। और मल्टीलैटरल होता है जहां पे मल्टीपल कंट्रीज कम टुगेदर, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज विल कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, IMF, WHO, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके मल्टीलैटरल बॉडीज हैं जहां पे कई कंट्रीज आते हैं कोऑपरेट करने के लिए। अब आज के दिन में अगर आप देखोगे कि मल्टीलैटरलिज्म पे कंट्रीज का हो चुका है, दे आर नाउ मूविंग इनटू मल्टी अलाइनमेंट, इशू बेस्ड अलाइन कर रहे हैं या बाइलैटरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया इज हैविंग मल्टीपल बाइलैटरल विजिट्स, हर साल आप देखोगे तो इंडिया इज विजिटिंग मल्टीपल कंट्रीज। हमारे प्रेसिडेंट भी अभी विजिट करना शुरू कर चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑलवेज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, इवन अ प्राइम मिनिस्टर, मल्टीपल एक्सटर्नल विजिट्स होता रहता है उनका, एंड फोकसेस मोर ऑन बाइलैटरलिज्म रादर देन आप देखोगे मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म में थोड़ा बहुत हमारा अभी भी है, बट वी हैव moved towards creating better one-to-one relations rather than multilateralism because of the crisis in multilateralism. UN का जो crisis point आ गया है जहां पे कोई decisions नहीं लिया जा पा रहा है, US WHO से निकल जा रहा है, US Paris Climate Accord से निकल जा रहा है, और इसके वजह से कोई proper decision नहीं लिया जा रहा है। एंड दैट इज वेयर इंडिया इज सेइंग कि भाई मल्टीलैटरलिज्म से तो बेहतर है कि आप मल्टी अलाइनमेंट कर लो, छोटा छोटा ग्रुप बनाओ, मिनी लैटरलिज्म पे फोकस करो एंड इशू बेस्ड आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना आज के दिन बनता है रादर देन एन ओवरआर्चिंग कोऑपरेशन, राइट? सो इसी वजह से इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन बाइलैटरलिज्म रादर देन मल्टीलैटरलिज्म। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब ये क्या है? ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, एक ओवरआर्चिंग एक्सटर्नल अफेयर्स का पॉलिसी है, उसमें कई सारे हमारे अगेन एरिया वाइज या इशू वाइज पर्टिकुलर पॉलिसीज होती है। जैसे कि नेबरहुड के लिए हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया है, इंडो पैसिफिक के लिए अभी महासागर आ गया है, ठीक है? तो ऐसे हमारे कई सारे पॉलिसीज होते हैं। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमेशा बच्चों का मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या ये नया पॉलिसी है, क्या ये एकदम पंचशील को छोड़ चुका है। इसी चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ये क्लैरिटी था कि भाई नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अ पीसफुल नेबरहुड इज एसेंशियल फॉर इंडियाज राइज। ये हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी था कि भाई अगर नेबरहुड में तबाही, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो इंडिया के इकोनॉमिक पावर बनने में दिक्कतें आएगी और इकोनॉमिक राइज में दिक्कत आने वाली है। इसी वजह से अ पीसफुल नेबरहुड इज एसेंशियल। तो इसी बेसिस पे हमने पंचशील साइन किया था पहले चाइना के साथ, एंड पंचशील वाज द मेन की कॉर्नरस्टोन बोला जाता है जो कि हमारा इंडियस नेबरहुड के लिए था। बट ऑफ कोर्स पंचशील के बाद हमारा इंडिया चाइना वॉर आ जाता है, जिसके वजह से कई लोग कहते हैं कि पंचशील बहुत आइडियलिस्टिक था। बट अगर आप पंचशील को पढ़ोगे उसके साथ साथ आपने हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है उसको आप देखोगे, इट्स वेरी सिमिलर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है? इट इज अ गाइडलाइन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट कि आपको ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी कैरी आउट करना है। उसी गाइडलाइंस के बेसिस पे एक्चुअली में पंचशील किया भी गया था। सो इट इज नॉट समथिंग दैट वी वर आइडियलिस्ट अबाउट एंड दैट्स व्हाई वी साइंड इट विद चाइना। इट वाज एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, DPSP का पार्ट था। तो पंचशील के बेसिस पे हमने कई साल हमारा नेबरहुड पॉलिसी भी चलाया था। उसके बाद आता है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन में मेंशन किया जाता है कि कुछ कंट्रीज के साथ हम नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस रखेंगे, मतलब उनके लिए हम गुड फेथ में कुछ करेंगे। जैसे कि अगर उनको जरूरत पड़े हम इमीडिएटली एड भेजेंगे, हम इमीडिएटली सपोर्ट करेंगे, बट रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट? हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए वी एक्चुअली मेंशन कि कौन से कंट्रीज के साथ हम ये नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस रखने वाले हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ हमारा नॉन रेसिप्रोकल रिलेशन रखने वाले हैं।
एंड इन्हीं दो पंचशील और गुजराल डॉक्ट्रिन के बेसिस पे इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको लेके बना गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकुलेट किया था। अब मैं लेके आती हूँ कि एक हमारे पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर को, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अगर आप देखते हो, इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज रिलेशन विथ कंट्रीज इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ठीक है, यहां पे कई सारे फ्रेमवर्क्स, पीपल ओरिएंटेड, ये सारी चीजें हैं। नाउ इंडिया इंगेजेस विद दीज कंट्रीज ऑन अ कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल, राइट, गुजराल डॉक्ट्रिन का आपको यहां पे मिल गया, an outcome oriented basis driven by the principles of सम्मान, संवाद, शांति एंड समृद्धि। सम्मान रिस्पेक्ट, जो कि पंचशील में भी है। संवाद डायलॉग, दैट इज विथ एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। शांति अगेन पंचशील में है, पीस के लिए। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस पे हम फोकस करेंगे। साथ में इस पे कई बार सभ्यता भी ऐड किया जाता है एज कल्चरल सिविलाइजेशनल सिमिलैरिटीज पे। बट ये जो 4 पिलर्स हैं, सम्मान, संवाद, शांति एंड समृद्धि, ये की फीचर्स हैं आपके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के, राइट। तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। सम्मान मतलब रिस्पेक्टिंग एवरी कंट्री इन आवर नेबरहुड, चाहे वो छोटा कंट्री हो लाइक नेपाल या भूटान, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस, एज इंपॉर्टेंट एज बांग्लादेश फॉर अस। बांग्लादेश में जैसे इंटरनल टर्मोइल हो रहा है, वी आर कीपिंग एन आई आउट अनलेस इट इज इम्पैक्टिंग आवर इंटरेस्ट। सिमिलरली संवाद, वी बिलीव इन डायलॉग। जैसे कि नेपाल को जब काला पानी लिपु लेक इशू के लेके मतलब देयर वाज अ होल crisis point, we said come and have a dialogue with us. So again we believe in dialogue. Peace, as I said, जितना पीसफुल नेबरहुड होगा उतना राइज करेगा इंडिया, उतना राइज करेगा द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वन विल राइज द अदर्स विल ऑल्सो राइज, सबके लिए रहने वाला है ये चीज। तो ये हमारे 4 पॉलिसीज है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे। तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा क्लास में कि क्या आज के दिन वी आर फेसिंग अ क्राइसिस इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये प्रश्न हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी किया गया था इन द पार्लियामेंट, जहां पे पूछा गया कि भाई जो बांग्लादेश में हालत हो रहा है, जो मालदीव्स में हो रहा है, श्रीलंका तो चलो डेट ट्रैप में फंसी चुका है, इज इंडिया फेसिंग अ क्राइसिस इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड ही सेड दैट इन द नेबरहुड it is India first approach and it continues to be so. हर पॉलिसी में क्राइसिस पॉइंट आता है, बट उसी क्राइसिस को डील करने के लिए ही ये पॉलिसी बनाया गया है, राइट। अगर अच्छे रिलेशंस हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो पॉलिसी में इतनी सारी चीजें रखने की जरूरत ही क्या है, राइट। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, टफ पॉइंट्स आएंगे, क्राइसिस पॉइंट्स आएंगे, उन्हीं को डील करने के लिए आपको ऐसे पॉलिसीज चाहिए, राइट, ताकि डायलॉग के थ्रू आप रिजॉल्व कर पाओ, रिस्पेक्ट के थ्रू आप रिजॉल्व कर पाओ, पीस को एक कॉमन एजेंडा बना के कोऑपरेशन कर पाओ। यही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब। एंड इसी जवाब को आप जब अपने आंसर्स में लिख के यू कैन डेवलप एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि मालदीव्स रियली प्रोवोक्ड अस, ठीक है, कि अभी करो, ये करो, अपने सोल्जर्स वापस ले जाओ, इंडिया ने इंटरफेयर किया है, वो किया है। वी रियली केप्ट क्वाइट, वी वेर फोकस्ड कि भाई डायलॉग करते हैं, बताओ क्या दिक्कत है, आपको कौन से सोल्जर्स हटाने हैं, ठीक है, अभी के अभी हटा देते हैं, ठीक है, बट इसके बाद डोंट कम टू अस आस्किंग फॉर सपोर्ट इन मिलिट्री मैटर्स। इफ यू वांट एन MOU टू सपोर्ट लेट्स से एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वी आर दैट फॉर यू, ठीक है। सो वी वर वेरी वेरी कैटेगोरिकल कि भाई आपको क्या चाहिए बताइए, लेट्स सॉल्व इट थ्रू डायलॉग रादर देन थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया में हल्ला करके। नाउ सिमिलरली बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल कर ले लो, नेपाल, भूटान, इंटायर नेबरहुड में ऑफ कोर्स देयर आर क्राइसिस पॉइंट्स गोइंग ऑन, स्पेशली ड्यू टू चाइनीज इंटरफेरेंस, बट वी हैव मेंटेन्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड द कॉमन एजेंडा इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके साथ हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कंटिन्यू रखा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू में हम फॉरेन पॉलिसी करते हैं, ठीक है। तो आजकल आप कई सारे वर्ड्स देख रहे होंगे,
फास्ट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी, और ये सारे वर्ड्स बेसिकली ये डिनोट करता है कि किस तरीके से इंडिया अपना फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। फास्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? फास्ट पॉलिसी का मतलब है कि इंडिया आज के दिन में स्पीडी रिलेशंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया इज बेसिकली एक्सपैंडिंग डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इस स्पीडी नेटवर्क डेवलपमेंट के वजह से इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन बाइलैटरलिज्म, विजिट्स हो रही हैं, एमओयू साइन हो रही हैं, कई सारी चीजें हो रही हैं। एंड व्हाई इज इंडिया डूइंग दिस? अगेन टू क्रिएट रिलेशंस, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। और इसी वजह से इसको फास्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। यूएई में मल्टीपल विजिट्स हो रही हैं, तो कतर के साथ समिट हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया के साथ हम आईमेक की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल चीजें साथ में साथ चल रहा है जो कि हम पहले नहीं ऑब्जर्व कर रहे थे। इसीलिए आज आप देखोगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक नया जोश आया है, एक नया मूवमेंट आया है जो कि पहले नहीं था। इसीलिए आज हम कहते हैं हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को काफी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज constantly there is something happening, some development, some visit, something that's going on, and all of this in the agenda is to improve India's stand in the world order, as well as provide opportunities for India to grow. ठीक है, so that is where we see the word fast diplomacy. Second जो word आता है वो है economic diplomacy. Again push towards more and more ट्रेड डील्स, राइट? सेपा हो जाए आपका, जो अभी EFTA कंट्रीज के साथ हमारा हुआ है, या यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत चल रहा है, तो पुश हैज ऑलवेज बीन अबाउट ट्रेड डील्स नाउडेज। जो भी कंट्रीज के साथ आप देख रहे हो, BTI, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो हम उज्बेकिस्तान के साथ साइन कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो वो भी आजकल काफी बज में है। लास्ट मैंने एक वर्ड यूज किया था पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब है जहां पे स्टेट, मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है, एंड कोई भी स्टेट, इंडिया में जो स्टेट्स हैं, नॉट नेशन स्टेट्स, हाँ, कोई भी स्टेट अगर किसी और कंट्री के साथ कोई रिलेशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो कोई एग्रीटेक ला रहा है, या कोई विजिट हो रहा है, या कोई भी ट्रेड फेयर हो रहा है, या सिस्टर सिटीज हो रहा है, वहां पे आप पैरा डिप्लोमेसी को देखते हो, राइट? तो व्हेन यू हैव basically apart from the center, apart from the union, other units also participating in foreign policy, you call it the para diplomacy. Para diplomacy के कई सारे पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि मैंने कहा सिस्टर सिटी हो गया, बॉर्डर हार्ट्स हो गए, कई सारे चीजें होती हैं आपका पैरा डिप्लोमेसी के अंदर। बट द दिक्कत जहां पे आता है, बिकॉज वही चीज हमें मेंशन भी करना पड़ता है, राइट? क्राइसिस पॉइंट्स, वहां पे एग्जाम्पल आ जाता है तीस्ता को लेके, जहां पे वेस्ट बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे रिफ्यूज टू शेयर द रिवर वाटर विद बांग्लादेश, एंड इसी वजह से आज तक तीस्ता रिवर वाटर का कोई ट्रीटी नहीं बन पाया है विद इंडिया बांग्लादेश, एंड इट रिमेन्स अ बर्निंग पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इवन दो इट इज अ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, रिवर वाटर रिमेन्स अ स्टेट लिस्ट, इसी वजह से देयर इज अ क्राइसिस आउट हियर। तो पैरा डिप्लोमेसी के पॉजिटिव्स भी हैं, क्राइसिस पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव्स एग्जाम्पल्स की तरह लिख सकते हो अगर आपसे पैरा डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, बट इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन पे आपका आएगा द एग्जाम्पल ऑफ West Bengal state as a crisis point when it comes to para diplomacy. Okay, let's come down to another word, सागर and महासागर। सागर क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का पॉलिसी था, अभी भी है, फॉर द इंडियन ओशन, राइट? इंडो पैसिफिक रीजन। एंड what we basically meant by सागर पॉलिसी was सिक्योरिटी का मतलब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया विल प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट पायरेसी, नॉट अगेंस्ट एनी अदर अटैक। पायरेसी को लेके इंडिया विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो गल्फ ऑफ एडन के पास, गल्फ ऑफ ओमान के पास इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं, दे आर प्रेजेंट देयर फाइटिंग अगेंस्ट पायरेसी। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग
basically means that India provides net security to several commercial ships as well as to the countries in the littoral countries of Indian Ocean, the African side. तो ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है. सागर का मतलब जो एस है, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी. ग्रोथ मतलब इट इज इकोनॉमिक पैसेजेस जो हैं, जो बेसिकली ट्रेड रूट्स हैं, वो ओपन होने चाहिए, वो फ्री होने चाहिए. कोई भी इसमें अगेन चाइना का एग्जाम्पल है, कोई फोर्स के थ्रू पे कोई ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए इन दी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, जैसे कि चाइना ने किया है साउथ चाइना सी में. सो इंडिया इज सेइंग कि भाई ग्रोथ अगर चाहिए, सबका ग्रोथ अगर इंश्योर करना है, दैट मीन्स द ट्रेड रूट्स हैव टू बी ओपन एंड दैट इज एज पर द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, राइट. रूल बेस्ड ऑर्डर के UNCLOS के साथ है कि भाई ट्रेड रूट्स फ्री एंड ओपन होने चाहिए एंड कोई भी कंट्री यहाँ पे दे शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज सेइंग दैट कि भाई ये तो हमारा टेरिटोरियल एरिया है, हम यहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे, राइट. दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू इन साउथ चाइना सी. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया हैज बीन पॉइंटिंग आउट विद द सागर पॉलिसी. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सबका विकास होगा इसमें. अब आते हैं जो सागर 2.0 नया आया है पॉलिसी कॉल्ड दी महासागर पॉलिसी. ये जो महासागर पॉलिसी है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने रीसेंट मॉरिशस के विजिट में दिया है. अब क्या है ये महासागर पॉलिसी? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स. लेट्स गेट दी वर्ड्स राइट. म्यूचुअल मतलब सबका, राइट, एवरीबडी टुगेदर. होलिस्टिक मतलब हर एक सेक्टर का, सिर्फ एक सेक्टर का नहीं है या एक कंट्री का नहीं है. होलिस्टिक मतलब कंप्लीट. एडवांसमेंट फॉर, सबके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को एडवांस किया जाएगा और ये सिर्फ इंडियन ओशन तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड होने वाला है. चाहे वो पैसिफिक ओशन हो या कोई भी आप वाटर बॉडी ले रहे हो, वहां पे सबके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ का एडवांसमेंट किया जाए एज पर द महासागर पॉलिसी. सो दिस इज इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी आप कह सकते हो. दिस इज बियॉन्ड इंडो पैसिफिक, दिस इज बियॉन्ड इंडियाज the Indian Ocean periphery. Now this basically is a वर्ल्ड के लेके, वर्ल्ड इशू को लेके एक पॉलिसी है जहां पे इंडिया कहता है कि भाई सबके लिए ओपन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पनामा कनाल में चाइना ने ब्लॉकेज रख दिया या यूएस ने कुछ किया या सुएज कनाल में कोई दिक्कत आ गई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ट्रेड रूट्स हमेशा ओपन रखो, सिक्योरिटी सबका इंश्योर करो और प्रॉस्पेरिटी सबका होना चाहिए, ग्रोथ सबका होना चाहिए. सो दैट इज द महासागर पॉलिसी. ठीक है, महासागर पॉलिसी. नाउ लेट्स कम डाउन टू द अदर वर्ड, ग्लोबल साउथ. क्योंकि ये भी आप देखोगे कि इंडिया ने कई सारे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किए हैं. ये ग्लोबल साउथ बेसिकली डिमार्केट्स द डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगे. तो यहां पे एक चीज याद रखना है, ग्लोबल साउथ इज नॉट ज्योग्राफिकल साउथ. ठीक है, ज्योग्राफी वाला नॉर्थ साउथ नहीं है. ज्योग्राफी वाला नॉर्थ साउथ आप कह सकते हो नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब भी आप ये वर्ड ग्लोबल साउथ कह रहे हो वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को डिनोट करता है एंड ग्लोबल नॉर्थ इज द डेवलप्ड कंट्रीज. ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज किया जाता है क्लाइमेट के लिए, बट आज के दिन में टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज किया जा रहा है. एंड इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज का, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज का जो समिट किया है, फोकस किया है यहाँ पे कि भाई ये जो कंट्रीज हैं जो कि अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबल नॉर्थ, दैट इज यूएस, रशिया. ये इन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए. इनको अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहिए एंड दैट इज व्हाट द फोकस इज अबाउट. कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज पहले वाले कोल्ड वॉर के समय पे जिस तरीके से पूरा विश्व बंटवारा हो गया था, इस बार ये ना हो. इंडिया ये इंश्योर कर रहा है कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज साथ में आके एक प्रेशर ग्रुप की तरह बिहेव करे, चाहे वो क्लाइमेट पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे वॉर पे हो. हर जगह पे ग्लोबल साउथ कंट्रीज शुड बी टुगेदर और इन कोल्ड वॉर मेंटालिटी पे ना फंसे. This is what India is trying to ensure by being the voice of the global south countries. चाहे वो पैसिफिक आइलैंड हो, कुक आइलैंड हो, या आपका अर्जेंटीना हो या चिली हो, इन सारे कंट्रीज को, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है
इंडिया प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप अपनी दिक्कतें आके शेयर करो. एंड इंडिया स्टार्टेड दिस राइट when India got the presidency of the G20 countries. India इंश्योर कर रहा है कि भाई G20 एक ऐसा ग्रुपिंग हो जहां पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो. सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज अपना मुद्दा ना रखे, डेवलपिंग कंट्रीज भी मुद्दा रखे वहां पे. इसीलिए इंडिया इंश्योर किया था कि अफ्रीकन यूनियन भी हो जाए आपका G20 में. और इंडिया ने यह भी इंश्योर किया था कि G20 का जो समिट होना था सितंबर में, उससे पहले इंडिया ने 2 समिट्स किए थे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का, ताकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को जो मेजर इश्यूज हैं वो शेयर किया जा सके एंड इंडिया कैन पुट फॉरवर्ड दोज इश्यूज इन द G20 प्रेसिडेंसी. ठीक है, सो दिस इज ग्लोबल साउथ. Now let's come down to the last word or the last concept in this session, which is विश्व गुरु या विश्वामित्र. अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा, जब G20 का समिट चल रहा था तो इंडिया ने विश्व गुरु का कहा गया था. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है गुरु का, वो बेसिकली क्या है. एक गुरु क्या करता है? गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु गाइड करता है, गुरु अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बेसिस पे सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. बट इसका जब ट्रांसलेशन किया गया वेस्टर्न मीडिया में, ये बताया गया कि इंडिया वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. ये कभी ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं. गुरु कभी राजा नहीं बनता है, गुरु राजा को दिशा दिखाता है. ये ट्रांसलेशन नहीं बन पाया, तो इसी वजह से इंडिया हैड टू रीवैम्प एंड से कि भाई हमें विश्व गुरु आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स टॉक अबाउट अ वर्ड जो आपको समझ में आए, विच इज विश्वामित्र. व्हाट इज विश्वामित्र? फ्रेंड ऑफ ऑल. वी आर द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड. चाहे वो यूएस हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन. क्योंकि हमारा जो फ्रेंडशिप है वो इशू बेस्ड है, हमारा जो फ्रेंडशिप है वो एजेंडा ड्रिवन है. हम ये नहीं कह रहे हैं हम बेस्ट फ्रेंड है, तुम कोई भी गलती करो हम सपोर्ट करेंगे. हम ये कह रहे हैं जहां पे हमारा इशू बन रहा है हम आपके दोस्त हैं, जहां पे नहीं बन रहा है हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है. वी respect that strategic autonomy. We respect the fact that Russia wants to defend its interest. We also respect कि Ukraine also needs to be part of NATO. ये हमारी लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई है कि भैया हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, हमें क्या चाहिए वो किया जाए, और दोनों को ये समझाएं कि भाई लड़के कुछ नहीं होने वाला है, आपस में बात करो, क्या पता सोल्यूशन आ जाए. इस लड़ाई में क्या होगा कि कोई और तीसरा पार्टी आके वो मुनाफा करके जाएगा. यही चीज आज हमें देखने को मिल रही है. जैसे यूएस ने एक मिनरल डील साइन कर लिया यूक्रेन के साथ. This is what India has been saying, कि this is not the era of war. You know, they have to come together and have a dialogue. Otherwise कोई थर्ड पार्टी मुनाफा करने वाला है. तो यही चीज आज इंडिया एज अ विश्वामित्र कर रहा है एज पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. आई होप कि ये जो 10 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, ये कंसेप्ट आप अपने आंसर्स में लिख पाओ, जब भी कहीं आर्टिकल्स में पढ़ो तो आपको समझ में आए, एंड यू आर एबल टू परसीव द निटी-ग्रिटीज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी मच बेटर. इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.